पिछली किस्त में आपने मुलाहिजा किया कि किस तरह शहनाज ने फेरोज़ को अपने मुलाजमों के हाथों उठवाकर कोठरी में बंद कर दिया। जब वो शहर से वापस आ रहा था, वो मलिक सरफराज की हवेली की तरफ जा रहा था, मगर रास्ते में शहनाज ने उसे पकड़ लिया। अब अगले हालात जानने के लिए छठी किस्त मुलाहिजा कीजिए। शहनाज के मुलाजमों ने मुझे कोठरी में बंद कर दिया। मैं मुलाजमों की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए जोर आजमाई करने लगा, मगर जाहिर है कि वो गांव के रहने वाले थे, शहर के तो नहीं थे जो मुझे आसानी से छोड़ देते। शहनाज भी ज़मीन से उठकर अपने भाई के साथ खड़ी मेरी बेबसी का तमाशा देख रही थी। उसके होंठों पर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट थी। मुलाजमों ने मुझे घर के अंदर ले जाकर एक नीम तारीख सी कोठरी में कैद कर दिया। मैं चीखते चिल्लाते हुए कोठरी का दरवाज़ा पीटने लगा, मगर किसी पर कोई असर न हुआ। वो कोठरी शायद कभी गाय भैंसों के चारे के लिए इस्तेमाल होती थी। उसमें अजीब सी बू फैली हुई थी। मेरे लिए अजीबनाक बात यह थी कि वहाँ चूहे भी थे और चूहे से मुझे बहुत घिन आती थी। बचपन में एक बिल्ली को मैंने चूहा खाते हुए देख लिया था, तो उस वक्त से मेरे सामने से कोई चूहा गुजर जाता तो मुझे झुरझुरी आ जाती। यहाँ तो एक नहीं कई चूहे थे और मैं आंखें बंद किए कोठरी के कोने में सिमटा खड़ा था। मुझे कुछ अंदाजा था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, लेकिन शहनाज इस हद तक बढ़ जाएगी ये गुमान में नहीं था। मैंने लाहौर में तरगीब गुनाह के बावजूद शहनाज को ठुकरा दिया था। शायद वो इसी का इंतकाम ले रही थी। सारा दिन और फिर सारी रात मैं भूखा प्यासा उसी कोठरी में बंद रहा। दूसरे दिन सुबह किसी के कदमों की आहट सुनकर मैं चीखने लगा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल लो। मुझे महसूस हुआ कि कोई इसी कोठरी की तरफ आ रहा है। कदमों की आहट कोठरी के दरवाजे पर आकर रुक गई। चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा, यहाँ तुम्हारी चीखें कोई सुनने वाला नहीं। कोठरी के बाहर से चौधरी अफजल की सख्त आवाज़ सुनाई दी, मगर ये तो बता दो खुदा के लिए कि मेरा कसूर क्या है, मैंने अपने लहजे में आजिज़ी पैदा करते हुए कहा। जवाबन चौधरी अफजल के हंसने की आवाज़ आई। फिर वो बोला, तुम्हारा ये कसूर है कि तुमने मेरी कुंवारी बहन शहनाज को बेआबरू किया है। ये सरासर झूठ है, बहतान है मुझ पर। मैं उसकी बात काट कर चीख उठा, मेरी बहन झूठ नहीं बोल सकती। चौधरी अफजल जोर से बोला। फिर उसने इंकशाफ किया, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं ये इल्ज़ाम सुनकर कांप उठा और फिर मुझे शहनाज के मुलाजिम फैज़ की बात याद आई। उसने बताया था कि शहनाज अपने किसी क्लास फेलो के इश्क में मुब्तला हो गई थी। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो चौधरी अफजल ने उसे कत्ल कर दिया। मैं सोचने लगा, क्या मुझे भी चौधरी अफजल भूखा प्यासा रखकर कत्ल कर डालना चाहता है? तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि शहनाज ने मुझे जो कुछ बताया है वो सच है। चौधरी अफजल की जहरीली आवाज़ मुझे सुनाई दी। हरगिज़ नहीं, मैं तकरीबन चीख उठा। मुझे यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, शहनाज ने झूठ बोला है। अभी मेरी बात अधूरी थी कि एक चूहा मेरे पैर के करीब से गुजर गया और मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और मैं सब कुछ भूल भाल कर चौधरी अफजल से कहने लगा, खुदा के लिए मुझे इस जहन्नम से निकाल लो, खुदा के लिए। उसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि तुम शहनाज से शादी करने पर तैयार हो जाओ। चौधरी अफजल ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो झूठ बोल रही है कि वो माँ बनने वाली है। मैं जोर से बोला, मैं एक लेडी डॉक्टर से मुआयना करा चुका हूँ, वो सच कह रही है। लेडी डॉक्टर उसके बयान की तस्दीक कर चुकी है। झूठी वो नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ओ तो फिर ये गुनाह का बोझ मेरा नहीं, किसी और शख्स का है। शहनाज गुज़श्ता दिनों तुम्हारे सिवा किसी और से नहीं मिली, ना यहाँ हवेली में उसका कोई दोस्त आया। वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। तुम उससे शादी करने पर तैयार हो तो ठीक है, वरना इसी कोठरी में भूखे प्यासे सिसक सिसक कर मर जाओगे। ये मेरा आखिरी फैसला है, बोलो क्या कहते हो? नहीं नहीं, मैं पूरी कुव्वत से चीखने लगा, मैं तुम्हारी आवारा और बदकिरदार बहन से शादी नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं। तो फिर मर जाओ भूखे प्यासे। चौधरी अफजल के लहजे में सफाकी थी। इन अल्फाज के साथ ही मैंने दूर होते कदमों की आवाज़ें सुनी। चौधरी अफजल मेरा इनकार सुनकर वापस जा रहा था। चौधरी अफजल के दूर होते कदमों की आवाज़ मादूम हो गई तो मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। उसके साथ ही मुझे शहनाज की एक बात याद आई। उसने उस दिन मुझसे जाते हुए कहा था, तुम मुझे नहीं जानते फिरोज़, वरना मेरी मोहब्बत को ठुकराने की हिम्मत न करते। मेरी बात याद रखना कि जो चीज़ मुझे सीधी तरह नहीं मिलती मैं उसे छीन लेती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आप ही आप बुड़बुड़ाने लगा। मैं अपनी जमीला से बेवफाई नहीं कर सकता। मुझे याद आया कि मैं गुज़श्ता रोज़ कुछ कहे सुने बगैर घर से चला आया था और अभी तक वापस नहीं पहुंचा था। अम्मी, अब्बू और जमीला कितने फिक्रमंद होंगे, उनका क्या हाल होगा, ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सारा दिन भी कर्बो अजियत में गुजर गया। शाम होते होते मुझ पर नकाहत तारी होने लगी। गुज़श्ता रोज़ सुबह नाश्ता करने के बाद कुछ नहीं खाया था।
मालूम नहीं कि वो रात का कौन सा पहर था कि मेरी कुव्वते बर्दाश्त जवाब देने लगी। मैं सोचने लगा कि जिंदगी बचाने के लिए तो हराम शय भी हलाल हो जाती है। अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो जमीला का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएगी। उसके साथ ही मुझे एक और ख्याल आया। कानून और मजहब ने दोनों ने मुझे हक दिया था और मैं उस हक से फायदा उठाकर शहनाज से पीछा छुड़ा सकता था। मैं अब इंतजार करने लगा कि कोई इस कोठली की तरफ आए। दूर तक सन्नाटा तारी था। वो कोठली शायद घर के किसी दूर अफ्तादा हिस्से में थी, इसलिए कोई उधर से नहीं गुजरता था। मेरे कान कोई आहट सुनने के मुंतजिर रहे। नकाहत की वजह से अब मेरे जहन पर गनुदगी सी तारी होने लगी थी। मैं अपनी कुव्वत इरादी के बल पर खुद को होशो हवास में रखने की कोशिश करने लगा। अचानक मेरे कानों से किसी के कदमों की चाप टकराई और मैं चौंक उठा। कदमों की चाप कोठली की तरफ बढ़ रही थी। मैं कोठली के फर्श पर बेसुध पड़ा था। कदमों की चाप सुनकर मैं कोठली के दरवाजे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता घसीटने लगा। मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही थी कि उठकर बैठ सकता या खड़ा हो सकता। बहुत से कदमों की चाप कोठरी के दरवाजे पर आकर रुक गई। फिर मुझे शहनाज की आवाज़ सुनाई दी। फेरोज, फेरोज, वो मुझे पुकार रही थी। मैंने अपने जिस्म की पूरी कुव्वत सर्फ करके उसे जवाब दिया, शहनाज। लेकिन मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोठरी के बाहर सुनी न जा सके। तुम अब भी अपने फैसले पर कायम हो और इस कोठरी में भूखे प्यासे मर जाना चाहते हो या फिर मुझसे शादी करने को तैयार हो? शहनाज ने सवाल किया। मैं आखिरी बार तुमसे पूछने आई हूँ। तुम्हारा जवाब अगर अब भी इनकार में हुआ तो फिर कोई इस कोठरी की तरफ नहीं आएगा जब तक तुम मर नहीं जाओगे। बोलो, मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ शहनाज, मैंने बमुश्किल इकरार किया। कोठरी का दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर निकाल लो। शहनाज ने गालिबन अपने साथ आने वाले मुलाजमीन को हुक्म दिया। कोठरी का दरवाज़ा जल्दी खुल गया और 2 अफराद अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मेरे दोनों बाजुओं में हाथ डालकर मुझे कोठरी के फर्श से उठाया और फिर तकरीबन घसीटते हुए कोठरी से निकाल लिया। अरे इसकी क्या हालत हो गई? शहनाज मुझ पर नज़र पड़ते ही बोली। उसकी आवाज़ में तासुफ था। उसने अपने मुलाजमीन से कहा, इसे मेरे कमरे में ले चलो। कुछ ही देर बाद मैं एक नरमो गुदाज बिस्तर पर पड़ा हुआ था और शहनाज मेरे होंठों पर फलों का रस टपका रही थी। मैंने गैर इरादी तौर पर मुंह खोल दिया। फिर मुझे चमचे से फलों का रस पिलाया जाने लगा। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे मुंह में आबे हयात टपकाया जा रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी बंद आंखें खोल दी। फैज, तुम जाओ और भाई अफजल को बुलाकर लाओ, शहनाज ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। अच्छा बीवी जी। मुलाजिम ये कहकर तेजी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शहनाज फिर मुझे रस पिलाने लगी। फिर उसने मुझे शहद के 2 बड़े चमचे भी दिए। उसके बाद वहां मौजूद किसी मुलाजिम को चिकन सूप लाने को कहा। रफ्ता रफ्ता मेरी हालत सुधरने लगी। जल्द ही शहनाज का भाई अफजल भी वहां पहुंच गया और हैरत से कहने लगा, अरे तू इसे कोठली से यहाँ क्यों उठा लाई? ये राजी हो गया है भाई अफजल। शहनाज के लहजे से खुशी झलक रही थी, पर सुबह तो ये बड़ी बड़के मार रहा था। चौधरी अफजल आहिस्ता से हंसकर बोला, इसके सारे कसबल दूसरे ही दिन निकल गए। भाई अफजल, अब तुम जल्दी से मौलवी को बुलाओ। मैं चाहती हूँ आज ही रात इससे मेरा निकाह हो जाए। पर शहनाज, अब तो बड़ी रात हो गई है। मौलवी तो अब सो गया होगा, 10 बजने वाले हैं। जब वो सुनेगा कि उसे चौधरी अफजल ने बुलवाया है तो उसकी नींद उड़ जाएगी। तुमने आज इसे दिन में बुलाकर बात की थी ना कि किसी वक्त उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो तैयार रहे। फिर उसे बुलाने में क्या हर्ज है? उसे हकीमे को भेज दो, शहनाज ने कहा। जा भाई हकीमे, बुला ला मौलवी को। चौधरी अफजल ने वहाँ मौजूद एक मुलाजिम को अपने पास बुलाकर सरगोशी में बात करने लगा। जवाबन शहनाज भी आहिस्ता आवाज़ में बात करती रही। इसी दौरान में एक मुलाजिम चिकन सूप ले आया। मैं ज़रा इसे सूप पिला दूं भाई अफजल, शहनाज मसहरी की तरफ बढ़ते हुए बोली। पहले तुम मुझे अलमारी से स्टाम्प पेपर निकाल कर दो जो मैंने आज मंगवा कर तुम्हारे पास रखवाया था। चौधरी अफजल ने शहनाज से कहा। अच्छा। ये कहकर शहनाज अलमारी की जानिब बढ़ी और उसे खोलकर मतलूबा स्टाम्प पेपर निकाल लाई और चौधरी अफजल को थमा दिया। तुम इतने इसे होशो हवास में लाओ, मैं दूसरी तैयारियां करता हूँ। ये कहकर चौधरी अफजल कमरे से निकल गया। मैं उस स्टैम्प पेपर और दूसरी तैयारियों का मतलब नहीं समझ सका। शहनाज अब मेरे सिरहाने बैठी मुझे चम्मच से चिकन सूप पिला रही थी। मैं अब खुद को पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। उठकर बैठने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सहारा देकर उठाती हूँ, शहनाज ने मुझसे कहा और फिर सहारा देकर मुझे उठाने लगी। बैठने के बाद मुझे चक्कर आने लगे और मैंने शहनाज से कहा, मुझे लिटा दो शहनाज, चक्कर आ रहे हैं। उसने मुझे दोबारा लिटा दिया। ज़रा देर बाद चौधरी अफजल वहाँ आ गया और शहनाज से पूछा, अब इसका क्या हाल है? पहले से खासा बेहतर है, मगर अभी बैठने के काबिल नहीं, इसे चक्कर आ रहे हैं, शहनाज ने कहा। फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, चौधरी अफजल बोला। मौलवी आ गया है, मैंने ड्राइंग रूम में सारा बंदोबस्त कर दिया है, वहीं निकाह पढ़ाया जाएगा। कम से कम इसे इस काबिल तो होना चाहिए कि सहारा लेकर बैठ सके। कुछ देर तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा भाई अफजल, शहनाज बोली। इतने में तुम मौलवी से निकाह नामे की खाना पूरी करवाओ, इसमें भी तो वक्त लगेगा ना।
हाँ ठीक है। चौधरी अफजल ने अपने बहन के मशवरे से इत्तेफाक किया और फिर उस कमरे में मौजूद फैज़ और दूसरे मुलाजिम को लेकर चला गया। अब कमरे में शहनाज और मेरे सिवा कोई नहीं था। प्याले में कुछ सूप और बाकी था। शहनाज ने वो भी मुझे पिला दिया। चंद मिनट के बाद शहनाज ने मुझे फिर सहारा देकर उठाया और इस बार चक्कर नहीं आए। हाँ, जहन पर गनुदगी का गलबा तारी था। शायद इसका सबब यह था कि मैं गुज़श्ता रात सो नहीं सका था। फिर 2 दिन भूखा रहने के बाद मैंने सूप वगैरह पिया था। अगर तुम उठकर खड़े हो सकते हो तो मेरे साथ बाथरूम तक चलो और मुंह धो लो, शहनाज ने मुझसे कहा। कोशिश करता हूँ, ये कहकर मैंने बिस्तर से पाँव लटका दिए। शहनाज ने मुझे सहारा दिया और मैं उठ खड़ा हुआ। फिर शहनाज मुझे सहारा देते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम तक ले गई। मुंह पर पानी के छींटे पड़ने से गनुदगी कदरे कम हो गई। तौलिए से मुंह पूंछकर मैं दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गया। बाथरूम से वापसी में भी मुझे शहनाज ही सहारा देकर मसहरी तक लाई थी। मुझे लेटे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि चौधरी अफजल फिर कमरे में आया और शहनाज से मेरी हालत दरियाफ्त करने के बाद मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगा। ठीक है, अब इसे ड्राइंग रूम में ले जाया जा सकता है, ये गाँव तकिए के सहारे बैठ सकेगा। ये कहकर चौधरी अफजल मुझसे मुखातिब हुआ। फेरोज, ये देखो। उसने मुझे जेब से रिवाल्वर निकाल कर दिखाया। मैं अपने रिवाल्वर की नाल तुम्हारे पहलू से लगाकर बैठूंगा। अगर तुमने ऐन मौका पर किसी भी किस्म की शरारत की या इनकार किया निकाह से तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। समझ गए तुम? रिवाल्वर अपनी जेब में रख लो चौधरी अफजल, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं शहनाज से निकाह पर तैयार हूँ, मैंने चौधरी अफजल को यकीन दिलाया। अभी मालूम हो जाएगा, चौधरी अफजल बोला और उसने मुझे से उठने को कहा। शहनाज ने उठने में मेरी मदद की, फिर अपने भाई से बोली, इसे सहारा देकर ड्राइंग रूम तक ले जाना पड़ेगा है भाई अफजल। चल तेरी खातर ये भी सही। चौधरी अफजल हंसकर बोला और फिर मुझे सहारा देकर मसहरी से उतारने लगा। आ भाई मेरे होने वाले बहनोई, तू भी क्या याद करेगा किससे पाला पड़ा था। शहनाज अपने भाई की बात पर हंस पड़ी, फिर बोली, अभी मुझे भी तो दुल्हन बनना है। जरूर दुल्हन बनो, फिर क्या खबर ऐसा मौका मिले ना मिले। चौधरी अफजल ये कहकर जोर से हंसा और मुझे सहारा दिए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइंग रूम वहां से खासा दूर था। बहरहाल चौधरी अफजल मुझे सहारा दिए वहां तक पहुंच गया। वहां मैंने फर्श पर कालीन बिछा हुआ देखा। एक जानिब 2 गाँव तकिए रखे थे, जिनमें से एक पर कोहनी टिकाए एक उधेड़ उम्र बारह शख्स बैठा था। उसके सर पर पगड़ी बंधी थी। मैं उसके हुलिये से समझ गया कि वही मौलवी साहब हैं। उस शख्स के सामने कुछ फासले पर 4-5 मुलाजमीन बैठे थे। चौधरी अफजल ने मुझे मौलवी के साथ बिठा दिया। मेरे पीछे गाँव तकिया रखा था, मैंने उससे टेक लगा ली। चौधरी अफजल मेरी दूसरी जानिब मुझसे बिल्कुल साथ लगकर बैठ गया। हाँ मौलवी जी, अब निकाह पढ़ा दो, चौधरी ने मौलवी को मुखातिब किया। उसका लहजा हुक्माना था। बेहतर चौधरी साहब, मौलवी फौरन बोल उठा। शहनाज के कमरे से ड्राइंग रूम तक आने के सबब मुझे फिर चक्कर आने लगे। जहन पर दोबारा गनुदगी का गलबा होने लगा। शायद मैं उसी सबब मौलवी की आवाज़ वाज़े तौर पर सुनने का अहल भी नहीं था। अरे तुम तो ऊँग रहे हो, मैंने चौधरी अफजल की दुरुस्त आवाज़ सुनी। मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, जवाब दो उसका। मैं चौंक कर सीधा बैठने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त मौलवी ने मुझसे कहा, हाँ भाई कहो, कबूल है मुझे कबूल है, मैंने जल्दी से कह दिया। हालांकि मुझे कतई इल्म नहीं था कि मौलवी ने उससे पहले क्या कहा था। मौलवी ने फिर मजीद 2 मरतबा से कबूल है कहलवाया और फिर मेरे सामने निकाह नामा रख दिया। यहाँ दस्तखत कर दो, ये लो कलम। उसी वक्त मुझे जोर का चक्कर आया। मालूम नहीं चौधरी अफजल क्या समझा। उसने मेरे पहलू से रिवाल्वर की नाल लगा दी और किसी दरिंदे की तरह गुर्राया, दस्तखत कर दे निकाह नामे पर। उसने धमकी अमेज लहजे में अपना जुमला अधूरा छोड़कर रिवाल्वर की नाल का दबाव मेरे पहलू पर डाला। मौत के खौफ से मैंने बंद होती हुई आंखें पूरी तरह खोल दी और जहां मौलवी ने कहा दस्तखत कर दिए। निकाह नामे के अलावा उसने मुझसे स्टैम्प पेपर और उसकी नकल पर भी दस्तखत करवाए। जाहिर है मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उस स्टैम्प पेपर पर लिखी हुई तहरीर पढ़ सकता। मैंने सोचा फिर पढ़ लूंगा शहनाज से लेकर इस स्टैम्प पेपर पर क्या लिखा है। मैंने दस्तखत कर दिए तो मौलवी ने चौधरी अफजल से कहा, चौधरी साहब अब बीबी जी के दस्तखत करवाएं। उसने निकाह नामा और उसकी नकूल चौधरी अफजल को थमा दी। चौधरी अफजल निकाह नामा लेकर वहां से चला गया। मौका गनीमत जानकर मैं गाँव तकिए से टेक लगाकर नींद दराज हो गया और आंखें बंद कर लीं। मैं शायद सो गया था कि मुझे चौधरी अफजल ने झिंझोड़ कर जगा दिया, सीधे होकर बैठो। उसी वक्त मौलवी साहब कुरानी आयात पढ़ने लगे। फिर उन्होंने दुआ की। उसके बाद चौधरी को मुबारकबाद दी। चौधरी अफजल ने अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर उसे थमाए और अपने एक मुलाजिम को हुक्म दिया कि जाओ मौलवी जी को छोड़ कर आओ। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, अब तुम भी उठो, यहाँ कब तक बैठे रहोगे, शहनाज तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर वो मुझे उठाने लगा। फिर जैसे तैसे मैं चौधरी अफजल का सहारा लिए शहनाज की ख्वाबगाह में पहुंच गया। शहनाज पर नजर पड़ते ही मेरी सारी नींद गायब हो गई। उसने सुर्ख कामदार शरारा सूट पहन रखा था।
चेहरे पर खूबसूरत मेकअप था और वो जेवर भी पहने हुए थी। वो इस लिबास में वाकई दुल्हन मालूम हो रही थी। चौधरी अफजल ने इस दौरान में मुझे मसहरी पर लिटा दिया। शहनाज भी उसी मसहरी पर आ बैठी। ले भाई शहनाज, मुबारका। चौधरी अफजल ने अपनी बहन को मुखातिब किया। वैसे मेरा ख्याल है कि अभी वक्त है, रात के 11 तो बजे हैं। तुम अपनी सुहाग रात यहाँ मनाने के बजाय लाहौर ही में क्यों ना मनाओ। हम लोग अब चलें तो 2 बजे तक लाहौर पहुंच जाएंगे। मगर इसकी हालत तो सुधरे। शहनाज ने मेरी तरफ इशारा किया। ये तो अभी से गश खाए जा रहा है। ये कहकर वो हंस पड़ी। फिर मेरी तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगी और मजीद बोली, सारा वक्त तो लाहौर पहुंचते पहुंचते गुजर जाएगा, फिर क्या खाक सुहाग रात होगी। कल रात लाहौर चलेंगे। अच्छा तो फिर मैं चला। चौधरी अफजल मुस्कुरा कर बोला, वैसे इस वक्त तो तेरा दूल्हा भला चंगा लग रहा है, निकाह के वक्त तो ये बार बार ऊँग रहा था। चौधरी अफजल चला गया तो शहनाज ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर मेरे पास आकर मसहरी पर बैठ गई। उसने कोई मशहूर कुन सेंट लगाया था। फेरोज, शहनाज ने मुझे मुखातिब किया, मैं इस वक्त तुम्हें कैसी लग रही हूँ। उसके लहजे में वारफ्तगी और खुद सपुर्दगी थी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैंने इतराफ़ किया। मैंने तुमसे कहा था ना फेरोज कि जो चीज़ मुझे सीधे तरह से नहीं मिलती मैं उसे छीन लेती हूँ। देख लो, मैंने आखिर तुम्हें तुम्हारी महबूबा जमीला से छीन लिया ना। जमीला के जिक्र पर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं तलख लहजे में बोला, शहनाज मेरे जख्मों पर नमक न छिड़को। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुमने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह पढ़वाया है। बको मत, तुमने अपनी मर्जी से मुझसे निकाह किया है। उसने कहा। फिर ज़रा नरम लहजे में बोली, फेरोज आज की रात को ऐसी तलख बातों में ना गवाओ। आओ हम दोनों मिलकर इस रात के एक एक लम्हे को अमर बना दें। ये कहते हुए शहनाज ने मेरा हाथ थाम लिया। उसे एक मर्द को तस्वीर करने के सारे हुनर आते थे। फिर लाशौरी तौर पर मेरे जहन में यह था कि शहनाज अब बहरहाल मेरी बीवी बन चुकी है और मैं किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हो रहा। उसने मुझे फतह कर ही लिया। मुझे इतराफ़ है कि शहनाज से शदीद नफरत के बावजूद उन लम्हात ने मेरे सारे वजूद को महका दिया। फिर सारी रात मैं रंग और खुशबू की बरसात में नहाता रहा। खबर नहीं कब निढाल होकर मेरी पलकें नशाए आसूदगी से बोझल होने लगी और मैं सो गया। मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को कमरे में तन्हा पाया। मेरी नज़र कमरे के दरवाजे की तरफ उठी जो बंद था। मसहरी से उठकर दरवाजे तक पहुंचा तो मालूम हुआ कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। शहनाज से निकाह हो जाने के बावजूद अभी मेरी हैसियत वहाँ एक कैदी ही की सी थी। मैं दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गया और कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा। दोपहर के 2 बजने वाले थे। मैं गुज़श्ता रात पेश आने वाले वाक़यात के मुतालिक सोचने लगा। गुज़श्ता शब जो भी हुआ था वो कानूनन और मजहबन गुनाह नहीं था। उसके बावजूद मैं अपनी रूह पर एक गुनाह का बोझ सा महसूस कर रहा था। मैं इन्हीं ख्यालों में सरगर्दा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और शहनाज अंदर आ गई। उसके लबों पर बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट थी। मालूम हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले वो नहाई हो। उसके शानों पर जुल्फ़ें बिखरी हुई थी। उस पर नज़र पड़ते ही गुजरी हुई रात के कई मंजर आंखों में घूम गए और दिल पर एक हैजानी कैफियत तारी होने लगी। वो पैंट और शर्ट पहने हुए थी। कदम कदम चलती वो मसहरी के करीब आ गई। शहनाज, मैंने ख्वाब आलूदा सी आवाज़ में उसे पुकारा और फिर उसका हाथ थाम लिया और उठकर बैठ गया। फेरोज मेरी ज़िंदगी। शहनाज ने भी वारफ्तगी का इजहार किया। उसी वक्त किसी के कदमों की चाप उभरी। मैंने चौंक कर देखा। कमरे में दाखिल होने वाला शहनाज का मुलाजिम फैज़ था। बीबी जी खाना ले आऊं? फैज़ ने शहनाज को मुखातिब किया। अभी ज़रा ठहरो, फेरोज को नहा लेने दो। ये कहकर वो मुझसे हम कलाम हुई। जाओ फेरोज, बाथरूम हो फिर खाना खाएंगे। मैं बाथरूम चला गया। उस रोज़ सूरज गरूब होते ही चौधरी अफजल, शहनाज और मैं लाहौर रवाना हो गए। हमारे साथ फैज़ भी था। चौधरी अफजल जीप ड्राइव कर रहा था और अंधेरा हो चुका था। उसके बावजूद चौधरी अफजल ने यह एहतियात बरती थी कि किसी की नज़र मुझ पर न पड़े। मुझे एक बड़ी सी चादर उड़ा दी गई और चौधरी अफजल ने मुझसे अपना चेहरा चादर में छुपा लेने के लिए भी कहा था। अगली सीट पर चौधरी अफजल के बराबर शहनाज सुर्ख साड़ी में मलबूस बैठी थी। मुझे पिछली सीट पर फैज़ के साथ बिठाया गया। रात को 10 बजे के करीब हम लाहौर पहुंच गए और हाथ मुंह धोने के बाद सब ने खाना खाया। कोठी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म का मैनेजर भी मौजूद था। चौधरी अफजल ने उससे मुझे मिलवाया और ताकीद की कि वो मुझे फर्म के तमाम मामलात और कारोबारी रमूज समझाए। आइंदा रोज़ से मुझे दफ्तर जाना था। इस मौका पर शहनाज बोल उठी। उसने चौधरी अफजल से कहा, अभी कुछ दिन हमें हनीमून तो बना लेने दो। फेरोज चंद रोज़ बाद दफ्तर जाने लगेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चौधरी अफजल राज़ी हो गया। फिर फर्म के मैनेजर से मुखातिब हुआ, ये अब मुस्तकिल तौर पर यहीं रहेंगे, इसलिए कल से तुम अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त कर लो। ठीक है चौधरी साहब, बेहतर। वो सादतमंदी से बोला। कल सुबह मैं यहाँ से अपना सामान ले जाऊँगा और हाँ, यहाँ से कोई नौकर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। चौधरी अफजल ने कहा, अब तुम जा सकते हो। मैनेजर चला गया तो चौधरी अफजल ने शहनाज से कहा, क्या ख्याल है शहनाज, फेरोज को इस स्टैम्प पेपर और नकाहनामे की नकल दे दी जाए?
हाँ, अब कोई हर्ज नहीं, ये एक ही रात में राह रास्त पर आ चुका है। मगर इसे एक बात और बता दो, वही जो तुमने आज दोपहर को मुझसे की थी। शहनाज का लहजा मैनीखेज था। तो भाई सुनो फेरोज, चौधरी अफजल अब मुझसे मुखातिब हुआ, तुम अब किसी भी सूरत में अलीपुर का रुख नहीं करोगे। अगर तुमने ये कोशिश की तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मगर क्यों? मैंने एहतजाज किया। क्या मैं अपने घर वालों से नहीं मिल सकता? हरगिज नहीं, तुम्हें इसकी इजाज़त हरगिज नहीं है, चौधरी अफजल फैसला कुन लहजे में बोला। लो ये स्टैम्प पेपर और निकाह भी गौर से पढ़ लो, उसने अपने कोट की जेब में हाथ डालते हुए कहा। निकाह नामे के इंद्राजात और स्टैम्प पेपर पढ़कर यकीनन तुम्हारे दिल में पैदा होने वाले बागियाना जज्बात सर्द पड़ जाएंगे। चौधरी अफजल की आवाज़ में चुभन थी। फिर उसने निकाह नामे और स्टैम्प पेपर की नकूल मेरी तरफ बढ़ा दी, जिन पर मैं दस्तखत कर चुका था। मैंने दोनों चीज़ें उससे ले ली। फिर उन्हें पढ़कर मेरा खून खोल उठा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि चौधरी अफजल मुझे इस बुरी तरह फांस लेगा और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। निकाह नामे में क्या लिखा था जिसे पढ़कर फेरोज का खून खोल उठा? चौधरी अफजल और शहनाज दोनों ने मिलकर फेरोज के साथ क्या धोखा किया था? ये तमाम हालात जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा।